हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 360 डिग्री का 6 से 12 जो क्लास का दिया हुआ है, उसमें सभी विषयों का दिया हुआ है, उसका हम राजनीति विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ये जो है शशि शरण की पुस्तक है। इसमें एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ दिया है और कक्षा 6 से 12 तक सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इसको हम सप्ताह में जो है 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी और 2 दिन पॉलिटिकल करेंगे। सभी किताब को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए आज हम पॉलिटिकल स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल में हम आज पढ़ेंगे क्लास 6 के सभी 8 चैप्टर को। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। एवं इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से मित्रता के लिए किस विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है? मित्रता के लिए किस विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। खान पान, धर्म और भाषा, मित्रता के लिए ये तीनों आवश्यक नहीं है। ये एनसीईआरटी में जो है कहाँ से लिया गया है, किस पेज नंबर से, किस पुस्तक से, ये उसका जो है स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। तो इसको मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को पढ़ूंगा। इसका आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें कुछ प्रश्न में जो है यही है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं जो है विविधता के पहलू हैं और ये मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन को समृद्ध करती है। हमारे जीवन को समृद्ध करती है तो कौन सा क्या समृद्ध करता है? तो समृद्ध करता है विविधता। हमारे जीवन को विविधता समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, जो वैसे ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उसके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के रास्ते ही जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन मुख्यतः हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन मुख्य रूप से हमें किस जानवर से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बकरी से। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शालें मुख्य रूप से किस स्थान पर बुनी जाती है? पश्मीना शालें जो है कश्मीर में बुनी जाती है। पश्मीना शालें कश्मीर में बुनी जाती है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर कथन असत्य है। लद्दाख में जो है बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, किस देश का ग्रंथ जो है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? किस देश का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? ये है तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना? काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना? ये है केरल।
केरल है। काली मिर्च, लौंग, इलायची और मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए थे? सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए थे? तो ये सबसे पहले केरल ही आए थे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी जो है केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है? भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है? तो यह जाता है संत थॉमस को। संत थॉमस को जो है भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में जो है ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, संत थॉमस को। अगला प्रश्न है, केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है चीनावाला के नाम से जाना जाता है, चीनावाला। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके खेती के लिए बहुत प्रयुक्त है? केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके खेती के लिए बहुत उपयुक्त है? तो ये चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, चावल की खेती के लिए। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अगला प्रश्न है, ओणम जो है किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है? ओणम केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ओणम जो है केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम एक विशेष आकर्षक है। ओणम का नाव प्रतियोगिता, ओणम त्यौहार में जो है नाव प्रतियोगिता किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर में। यह गीत जो है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान सभी शामिल थे उसमें। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें जो है विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में विश्लेषण में पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अगला प्रश्न है, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए, हाँ ऊपर वाले प्रश्न का ही लाइन जुड़ा हुआ है, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा डैश भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रगान। यानी यहाँ पर राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, हमें अपने शब्दों में लिखिए, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न है, संसार में कितने मुख्य धर्म हैं? संसार में जो है 8 प्रकार के मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में जो है उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी
मानने वाले रहते हैं। अनुयायी किसको कहता है? अनुयायी कहता है धर्म को मानने वाला। यहाँ जो है 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह किसका रूप ले लेती है? तो वह ले लेती है पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। वह जो है पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। अब इसका विश्लेषण देखेंगे। इनमें से जो है कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अगला प्रश्न है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहता है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा कहता है उसे। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। इसका विश्लेषण देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में ही मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश जो है, धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। अगला प्रश्न है, भेदभाव तब होता है जब लोग डैश धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों वे जो है पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करता है, तब भेदभाव होता है। इसका विश्लेषण देखेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भेदभाव से तात्पर्य क्या है? भेदभाव से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जब किसी व्यक्ति को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। फिर है, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते तो वो भी भेदभाव है। किसी व्यक्ति को एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा उसको इस्तेमाल करने देते हैं तो ये भी भेदभाव है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो वो जो है अपनी पहचान के रूप में दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे नीची जाति कही जाती है। अगला इसका विश्लेषण भी देखते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द
दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने जो दलितों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अगला प्रश्न है, दलितों को सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखती है? तो ये रखती है अनुसूचित जाति के वर्ग में। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब सब लोग एक साथ बराबरी का व्यवहार हो? जब सब लोगों के साथ एक साथ बराबरी का व्यवहार हो तब न्याय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये कहा था महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने और डॉक्टर अंबेडकर ने। 1947 ईस्वी में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों में उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों में हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म महार जाति में हुआ था? महार जाति में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्हीं ने जो है हमारे संविधान को बनाया था। हमारे संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जो है महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए किस देश गए थे? डॉक्टर अंबेडकर जो है अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए किस देश गए? तो वो गए थे इंग्लैंड। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड गए थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था में से बाहर निकल पाए। अगला प्रश्न है, जब कोई देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं तो वो देश क्या कहलाता है? उस प्रकार का देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगला प्रश्न है, हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
तो हर एक देश में जो है निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा जो है अन्य महत्वपूर्ण इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं? सरकार के जो है निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सरकार का कार्य है सड़कें और स्कूलों को कहाँ बनाया जाए, इसका निर्णय करना। किसी वस्तु के बहुत महंगी हो जाने पर उस चीज़ की दाम कैसे घटाएं। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। ये सब सरकार के कार्य होते हैं। ये वही है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूलिंग कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ की दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल चलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेवारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण बनाए रखना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के अंग हैं? सरकार के अंग जो है निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल और भारत पेट्रोलियम, ये तीनों जो है सरकार के ही अंग हैं। अगला प्रश्न है, इसका ये विश्लेषण है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकार जो है निम्नलिखित में से किस किस स्तर पर काम करती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सरकार जो है स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसका विश्लेषण देखेंगे। सरकार के स्तर जो है, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है कि आपके गांव या शहर मोहल्ले से होता है। राज्य स्तर का मतलब है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम सरकार की पूरे राज्य में काम करती है, मानचित्रों को देखें। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में जो है आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का कितना नंबर का राज्य बना था? तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य के रूप में बना था। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कब बंट गया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बढ़ गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कानून जो है निम्नलिखित में से कौन बनाती है? कानून निम्नलिखित में से कौन बनाती है? तो कानून बनाने का अधिकार सरकार को है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानते हैं, मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। फिर होता है राजतंत्रीय सरकार। इसमें जो है राजा यानी रानी के पास निर्णय लेने का और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। ओह सॉरी, वो प्रश्न ऊपर वाला ये प्रश्न का है, ये छूट गया था, कोई बात नहीं। राजतंत्रीय सरकार से क्या तात्पर्य है? राजतंत्रीय सरकार से तात्पर्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इससे तात्पर्य है कि इसमें सरकार चलाने और निर्णय लेने की शक्ति राजा और रानी के पास होता है, और इसका विश्लेषण हमने ये नीचे पढ़ा था। इसमें जो है राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। अगला प्रश्न है, जिस तंत्र में वहाँ की जनता खुद सरकार चुनती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है जनता खुद का सरकार चुनती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। सॉरी, कथन 1 और 3 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और 3 सत्य हैं, 2 नंबर सत्य नहीं है। देखते हैं कथन 1 और 3 में क्या है। तो कथन 1 और 3 में है, एक कथन है कि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ये कथन 1 सही है और 3 नंबर भी सही है। इसमें क्या है कि आज के वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, और ये 2 नंबर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार जो है नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, आजकल कोई भी। अगला प्रश्न है, कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कह सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब उस देश में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो तो कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कह सकती है।
आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने 1931 में अपने किस पुस्तक में गरीबी और मजदूर लोगों के लिए वोट का अधिकार मांगा था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यंग इंडिया में। महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में उनकी पुस्तक यंग इंडिया में गरीब और मजदूर लोगों के लिए वोट का अधिकार मांगा था। देखते हैं इसका विश्लेषण। गांधी जी ने जो है 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने किस विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने और मजबूती पकड़ी थी। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी थी। अगला प्रश्न है, सरफेज मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? सरफेज मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका तात्पर्य है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार के लिए संघर्ष। महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष को ही हम सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों का काम माने जाते थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1920 ईस्वी में। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1920 ईस्वी में। इसका विश्लेषण देखते हैं। अमेरिका में जो है औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1928 ईस्वी में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें से जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं। सदस्य का उस एक पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी निवास हो और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जिसे वोट देने का अधिकार हो। तीसरा है, जिस व्यक्ति का नाम गांव के मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ये सब व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जो है वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं। एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड जो है में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच यानी वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है।
पंचायत के मुखिया को निम्नलिखित में से कौन चुनता है? पंचायत के मुखिया को जो है कौन चुनता है? उसे चुनता है पंचायत क्षेत्र के लोग। पंचायत क्षेत्र के लोग जो है पंचायत के मुखिया को चुनता है। पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत के क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन जो है 5 साल के लिए कौन करता है? तो ये करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। ये करता है वार्ड सदस्य और मुखिया। वार्ड सदस्य और मुखिया मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत गठन जो है 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम सभा का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? ग्राम सभा का सचिव जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है ग्राम पंचायत का एक सचिव। ग्राम सभा का सचिव जो है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा होती है। ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ग्राम पंचायत का सचिव जो है राज्य सरकार द्वारा चयनित एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम है? तो ये काम है ग्राम पंचायत सचिव का। ग्राम पंचायत सचिव का ही काम है। ग्राम पंचायत सचिव का काम है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनकी रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न है, चेक डैम क्या है? चेक डैम क्या है? तो चेक डैम जो है छोटे छोटे बांध है। चेक डैम क्या होता है? तो चेक डैम है छोटे छोटे बांध। गांव में लोग ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टाँकियाँ बनाई थी। ये विश्लेषण जो है कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब कहाँ पर इस क्वेश्चन को दर्शाया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन के बारे में, यानी पूरा उसका स्क्रीनशॉट उठा करके यहाँ डाला गया है। ये क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 40 में ये लाइन दिया हुआ है और इस लाइन से ये प्रश्न बना है। वर्तमान में कम हो रहे जल की मात्रा को प्रतिस्थापित करके जल की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो देख लेते हैं पहला क्या था। पहला था ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके। पहला था ग्राम पंचायत जो है अपने हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके। फिर दूसरा है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी भी निगरानी करती है। और तीसरा है चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विश्लेषण में नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका आंसर बताता हूँ। जिसमें ज़रूरत होगी उसको मैं पढ़ दिया करूँगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? पंचायत के स्तर होते हैं 3। पंचायत के निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है भारत के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का स्तर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है पहला स्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत जो है किसके प्रति जवाबदेह होती है? ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? ये जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर होता है, ये होता है पंचायत समिति। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार का तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। लोकतांत्रिक क्षेत्र सरकार का तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। अगला प्रश्न है, एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं निम्नलिखित में से कौन बनाता है? एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं जो है जिला परिषद बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है? निम्नलिखित में से किसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है? तो ये करती है पंचायत समिति के मदद से। पंचायत समिति के मदद से करती है। नेक्स्ट है, जब कभी दो व्यक्ति आपस में मारपीट झगड़े की विवाद हो जाए तो इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी एक व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? तो उसे जो है पुलिस थाना जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को पुलिस थाना पहुंचना चाहिए। अगला प्रश्न है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम होता है? तो ये काम होता है पटवारी का। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। नेक्स्ट है, पटवारी जो है खेत को नापने के लिए जिस लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करती है वह क्या कहलाती है? पटवारी खेत को नापने के लिए जिस लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है तो वह क्या कहलाती है? तो उसे जो है जरीब कहा जाता है। जरीब। अगला प्रश्न है, किसानों से जो है भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम किसका होता है? तो यह काम होता है पटवारी का। पटवारी का काम यह भी होता है कि किसानों से भूमि इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना। अगला प्रश्न है, जिला में सबसे ऊपर निम्नलिखित में से कौन अधिकारी होता है? जिला में सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला अधिकारी। जिला में सबसे ऊपर का अधिकारी होता है जिला अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका काम पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये काम होता है तहसीलदार का। तहसीलदार का यह काम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उसकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है? तो इसका राइट आंसर है, ये कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005। अगला प्रश्न है,
बहुत बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? बहुत बड़े शहर में नगर चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नगर निगम। नगर निगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को कहते हैं नगर पालिका, और बड़े कस्बों में नगर चलाने वाले संस्थान को कहते हैं नगर निगम। अगला प्रश्न है, नगर निगम का निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य क्या होता है? नगर निगम का प्रमुख कार्य होता है उपर्युक्त सभी शहर में सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करना, शहर में कूड़ा इकट्ठा करना, नगर निगम बाग बगीचों का रखरखाव, पानी की सुविधा उपलब्ध करना और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना भी नगर निगम का कार्य है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग डैश में बांटा जाता है। ये बांटा जाता है वार्डों में। नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, शहर के हर वार्ड में से एक वार्ड परिषद का चुनाव होता है। शहर के यानी नगर निगम के हर वार्ड में से एक वार्ड परिषद का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग किससे संपर्क करते हैं? जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग जो है किससे संपर्क करते हैं? तो वो संपर्क करते हैं पार्षद से। वार्ड पार्षद से संपर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, पार्षदों की समितियों एवं पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू कराने का काम निम्नलिखित में से किसका होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ये काम होता है आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी का। अगला प्रश्न है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किनके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। और इसका विश्लेषण देखते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। डैश वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकारों को देते हैं। तो वो है कर। कर जो है वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से कितना % पैसा आता है? तो नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से 25 से 30% पैसा आता है। अगला प्रश्न है, हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है निजीकरण कहते हैं, निजीकरण। अगला प्रश्न है, 1994 में निम्नलिखित में से किस शहर में भयंकर बीमारी प्लेग फैला था? तो ये फैला था गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में जो है 1994 में एक भयंकर बीमारी फैला था, उसका नाम था प्लेग। अगला प्रश्न है, बीमारी प्लेग जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है वायु के माध्यम से। प्लेग बीमारी जो है किस माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, कलपट्टू गांव का संबंध किस राज्य से है? कलपट्टू गांव का संबंध जो है तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से कलपट्टू गांव का संबंध है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब कितना प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं? इसमें जो है 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं। अगला प्रश्न है, चखेसंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? चखेसंग समुदाय का संबंध जो है नागालैंड से है। चखेसंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध नागालैंड से है। अगला प्रश्न है,
सीढ़ीनुमा खेती किस फसल के खेती के लिए सबसे अच्छा है? तो ये जो है चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है सीढ़ीनुमा खेती। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को किस नाम से जानते हैं? इसे जो है कैटामैरन के नाम से जाना जाता है, कैटामैरन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लेबर चौक से क्या तात्पर्य है? लेबर चौक से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो है वैसा चौक जहां दिहाड़ी पर काम करने वाले सभी तरह के मजदूर और मिस्त्री पाए जाते हैं, उसे लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी कंपनी में काम करने वाले को अस्थायी कर्मचारी किसी भी कंपनी में काम करने वाले को अस्थायी कर्मचारी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा फायदा मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उन्हें जो है ये सब फायदा मिलता है कि बुढ़ापे के समय में मिलने वाला पेंशन उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए मिलने वाली चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।